हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 9 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हूँ, लेट अस सपोज मैं ये मार्कर का प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है। तो मैंने 10 मार्कर्स बनाए, 10 यूनिट्स बनाई इस मार्कर की। वो सारी यूनिट्स को बेच करके, 10 मार्कर को बेच करके मुझे जितना भी पैसा मिलेगा, जितनी भी मेरी कमाई होगी ना, वो कहलाता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है कि कोई भी अगर फर्म अपना आउटपुट जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है उसको बेचती है, उसको बेचने से उसे जो भी पैसा मिलता है, जो भी मनी वो लेती है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, साफ सिंपल शब्दों में रेवेन्यू होता है ये जो भी हमारी कमाई हो रही है। अब रेवेन्यू में भी दो चीज़ें शामिल होती हैं। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू में क्या क्या शामिल होता है? रेवेन्यू में एक तो शामिल है आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू में आपका शामिल है कॉस्ट। तो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों ही शामिल हैं। जैसे कि मान लो मैंने इसकी एक यूनिट बेची, एक मार्कर बेचने पे मेरी कितनी कमाई हुई? ये मार्कर मैं बेच रही हूँ 50 रुपये का, ठीक है। तो मेरे को कमाई हो गई मेरी 50 रुपये की, ठीक है। 50 रुपये में मैंने बेच दिया। अब उसको बनाने में कुछ कॉस्ट भी लगी होगी, फ्री में तो मार्कर बन नहीं गया। कॉस्ट कितनी लगी? लेट अस सपोज इसमें कॉस्ट लगी आपका 20 रुपये, ठीक है। इसमें 20 रुपये लग गई कॉस्ट। तो रेवेन्यू कमाया मैंने 50 रुपये, ठीक है, बेच करके। कॉस्ट उसमें से थी मेरी 20 रुपये, 20 रुपये मेरे भी लगे हुए थे। बचा हुआ क्या हो गया? आपका प्रॉफिट, यानी कि फ़ायदा कितने का हुआ? 30 रुपये का। यानी कि मैंने कोई चीज़ 20 में बनाई और 30 रुपये में बेची है उसको, मतलब 30 रुपये और एक्स्ट्रा मेरे को प्रॉफिट हो गया। जब मैंने उसको 50 में बेचा तो 30 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिले, तो ये होता है हमारा प्रॉफिट। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होना है। और ये भी चीज़ याद रखनी है कि रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। ये आपको याद रखना है। अब जब हम बात करते हैं इस रेवेन्यू की, रेवेन्यू में भी देखो 3 आपके रेवेन्यूज़ होते हैं जो आपने पढ़ने हैं। एक है सबसे पहले आपका टोटल रेवेन्यू, फिर है मार्जिनल रेवेन्यू, फिर है एवरेज रेवेन्यू। अब टोटल, मार्जिनल, एवरेज, ये हमने पिछले एक चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ा हुआ है। हमने टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था। हमने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पढ़ा था। तीनों में मतलब दोनों ही प्रोडक्ट और कॉस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट्स में सेम लॉजिक था। टोटल मतलब इकट्ठा सारा, मार्जिनल मतलब क्या होता है कि हम जब कोई एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या एक्स्ट्रा, जैसे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल 1 यूनिट की जब हम बात करते हैं तब हम मार्जिनल की बात करते हैं। एवरेज मतलब पर यूनिट कितना जो भी है आपकी चीज़। तो इसी तरह टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू मतलब इस मार्कर की अगर मैंने 10 यूनिट्स बनाई हैं तो 10 यूनिट्स पूरी 10 की 10 बेचने पर मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है, वो हो जाएगा मेरा क्या? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यानी कि अगर मैंने इस मार्कर की क्या बताया मैंने? 50 रुपये में बेच रही थी मैं, तो 50 रुपये में मैंने एक मार्कर बेचा और कितने मार्कर्स बेचे हैं? टोटल मैंने 10 बेचे हैं। तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 500 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 500 रुपये का मेरा रेवेन्यू हो गया। ये होता है टोटल रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब हम एडिशनल की बात करते हैं, तो मार्जिनल मतलब जब हम एक एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे हमको कितनी कमाई हो रही है कि एडिशनल यूनिट बेचने से। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, इसमें हमने 50 यूनिट्स बेची, तो 50 यूनिट्स बेचने पर मेरी कितनी कमाई हुई है? 500 रुपये की, ठीक है। नहीं 50 नहीं, सॉरी, 10 यूनिट्स बेचने पर, 10 यूनिट्स बेचने पर मेरी कितनी कमाई हुई थी? 500 रुपये की, यानी कि रेवेन्यू मेरा 500 रुपये जनरेट हो गया। अब मैंने 11 यूनिट्स जब बेची, उससे मेरी कमाई हुई है कितनी? मान लेते हैं 510 रुपये,
ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, यानी कि एक एडिशनल जो यूनिट बेची है, पहले 10 बेची थी, फिर जब 11वीं बेची उससे एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे डिफरेंस कितना आया 10 रुपीज़ का, यानी कि ये जो 11th यूनिट है ना, इससे हमको 10 रुपये का रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मार्जिनल मतलब हमेशा एक एडिशनल होता है। और इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक एडिशनल बताया। मान लो आपको दे दिया जाए कि 10 यूनिट्स में 500 रुपये जनरेट हुआ है, फिर आपको दे दिया जाए कि 15 यूनिट्स, फिर आपको दे दिया जाए 15 यूनिट्स में 550 जनरेट हुआ है। अब आप कैसे निकालोगे, इसमें तो सीधा 5 का डिफरेंस आ गया, उसमें तो एक एडिशनल था। इसे हम कैसे निकालते हैं, हम इसका फॉर्मूला होता है MR इज इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, यानी कि TR में कितना चेंज आया है। ये क्या है, 10 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू, ये है 15 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू। तो चेंज कितना आया है TR में, 500 से 550 हो गया, यानी कि 50 एक्स्ट्रा, ठीक है, प्लस 50 हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले 10 थी अब 15 हो गया, यानी कि 5 का चेंज आया, यानी कि ये 5, तो ये हो गया 10 रुपीज़ मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इससे हमको 2 फॉर्मूलेज भी समझ में आ गए हैं, फॉर्मूलाज भी समझा देती हूँ मैं साथ साथ, फॉर्मूला साथ में हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा TR क्या होता है, TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q, यानी कि प्राइस इंटू क्वान्टिटी। फिर है MR इज इक्वल्स टू आपका क्या था, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। फिर एक और है MR इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है, मतलब हमने TRN में से पिछले वाले को N-1 को माइनस कर दिया था, तो ये वही फॉर्मूला है, बस आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने टोटल की बात कर ली, मार्जिनल की, अब लास्ट वाला हमारा क्या आता है, हमारे पास आता है एवरेज रेवेन्यू। जब हम देखो एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं, एवरेज मतलब पर यूनिट, तो ये अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि 10 यूनिट्स बेचने पर 500 रुपये का मेरा कमाई हो रही है, रेवेन्यू मिल रहा है। पर मेरे को 10 यूनिट्स का नहीं पता करना, मुझे पर यूनिट जानना है कि एक यूनिट बेचने पर कितनी कमाई होगी। तो ऑब्वियस है, जब 10 यूनिट्स बेचने पर कितना हो रहा है 500, तो एक यूनिट बेचने पर कितना होगा, ऑब्वियसली 500 अपॉन 10 है ना, तो कितना आ गया 50 रुपये। तो ये क्या होता है एवरेज रेवेन्यू। अब यहाँ से एवरेज रेवेन्यू का भी फॉर्मूला निकल के आता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू TR अपॉन Q, मतलब टोटल जो भी आपको TR गिवन है उसको डिवाइड कर दो Q से, यानी कि जो अभी आपको नंबर ऑफ मतलब यूनिट्स दी हुई हैं, क्वांटिटी जितनी दी हुई है उससे डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा TR। ये सिंपल से फॉर्मूलाज हैं और ये कॉन्सेप्ट है TR, MR और AR के बारे में जो आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक और फॉर्मूला भी आ सकता है, हाँ, MR क्या होता है, सॉरी TR क्या होता है, सिग्मा MR, यानी कि जितना भी MR आपको दिया हुआ होगा टेबल में, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे तो सबको प्लस करोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये सारे सिंपल से यही फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा आपको इस पूरे ही चैप्टर में कुछ याद नहीं रखना है फॉर्मूलाज में, आगे आगे कुछ ऐड होता जाएगा तो वो मैं आपको बताती चलूँगी। अब देखो यहाँ पे हमने TR, MR और AR के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमको समझना है सिंपल AR के बारे में, कुछ चीज़ें हमें पता करनी है। देखो AR होता क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज़ नथिंग बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बता रहे हैं, मतलब एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस ही है, यानी कि जो 50 आया है ना वो क्या है, प्राइस है। आपको याद हो तो जब मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ था, मैंने क्या लिखा था 50 इंटू 10, यानी कि 10 तो यूनिट्स थी, 50 क्या था हमारा, 50 प्राइस था, यानी कि एक मार्कर को मैं 50 रुपये में बेच रही हूँ, तो ये क्या आया, एवरेज रेवेन्यू भी 50 आया। यानी कि इससे हमको एक और चीज़ समझ आती है यहाँ पर, क्या कि जो AR होता है वो प्राइस ही होता है और कुछ नहीं होता। और जब AR प्राइस के बराबर है तो हम यहाँ से एक और फॉर्मूला नया जनरेट कर सकते हैं। कैसे, हमने अभी सबसे ऊपर पढ़ा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो प्राइस क्या है, AR है, तो हम टोटल रेवेन्यू का
एक और फॉर्मूला रख सकते हैं जो कि है AR इंटू क्यू। बस इस प्राइस की जगह AR लिख दो क्योंकि प्राइस और AR बराबर हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं इस चैप्टर में। अब ये जो AR और प्राइस की बात चल रही है, इसमें हम क्या जानना चाहते हैं, हमारे पास और भी चीज़ें हैं कि जो AR है ना वो कभी कभी कांस्टेंट भी रहता है, कभी कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। AR मतलब क्या है, प्राइस। तो प्राइस हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहता। इस मार्कर का प्राइस मैं हमेशा 50 रुपये तो नहीं रखूँगी, और इस मार्कर का प्राइस हो सकता है चेंज होता रहे। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशंस आ जाती हैं जब AR जो मतलब प्राइस है, AR है वो कांस्टेंट है, या फिर दूसरी सिचुएशन कि जब प्राइस और AR यानी कि जो दोनों बराबर हैं ये कांस्टेंट नहीं हैं। दो केसेस ऐसे आ जाते हैं। कौन से दो केसेस हैं, कब ये कांस्टेंट होगा, कब कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये दोनों की हमको बात करनी है। और ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही आपका पूरा, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहली सिचुएशन आती है व्हेन AR यानी कि जो आपका प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानने की है कि कांस्टेंट होगा कब, क्योंकि आप अब देखो हम वन शॉट वीडियो कर रहे हैं तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने सारे ही चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि AR यानी कि जो प्राइस है वो कब कांस्टेंट होता है। प्राइस कांस्टेंट होता है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। यहाँ पे मैं बस कुछ मेन पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ जिससे कि आपको चीज़ें दिमाग में आती रहें। प्राइस कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि जो फर्म होती है यहाँ पे वो क्या होती है, वो होती है प्राइस टेकर। वो खुद से प्राइस नहीं बनाती, वो प्राइस लेती है जो कि डिमांड और सप्लाई उसको बना के दे रहे हैं, उनके इंटरेक्शन से जो उसको प्राइस मिल रहा है। वो खुद से प्राइस नहीं बना सकती है फर्म, तो यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर होती है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो AR है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि प्राइस कांस्टेंट होता है बेसिकली। आप ऐसे भी लिख सकते हो, AR कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, प्राइस इज कांस्टेंट। इसका देखो एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक आपको फटाफट से टेबल बना के दिखा देती हूँ। ये है आपका आउटपुट, ठीक है, जो आप बेच रहे हो, मतलब कितनी यूनिट्स बेच रहे हो, 1 2 3 4। अब मैंने अभी क्या बोला, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। AR यानी कि प्राइस, जब भी मैं AR लिखूँ या प्राइस लिखूँ दोनों को एक ही समझना, ठीक है। प्राइस क्या है मैंने अभी बताया, कांस्टेंट है, तो हम 10 रुपये मान के चल लेते हैं, 10 रुपये। अब इस दोनों चीज़ों से आपको क्या निकालना है, TR निकालना है, MR निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, AR के थ्रू MR निकाल सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि हमको AR और MR का साथ में कोई रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जहाँ AR और MR साथ में हो। तो हम क्या निकाल सकते हैं, AR से TR निकाल सकते हैं। ये वाला लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, क्या है लास्ट फॉर्मूला, क्या है, AR इंटू क्यू, यानी कि क्यू क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आप बेच रहे हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, TR आ जाएगा आपका, 10 1 10, 20 30 40। अब इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, MR निकाल सकते हो, क्योंकि TR और MR का हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला। MR क्या है, TRN माइनस पिछले वाला TRN-1 को माइनस कर दो। तो इसमें तो कोई पिछले वाला है ही नहीं, तो ये रहेगा 10। इसमें पिछले वाला है यानी कि 20 - 10 यानी कि 10। इसमें भी पिछले वाला है यानी कि 30 - 20 10। इसमें पिछले वाला है यानी कि 40 - 30 यानी कि 10। अब यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपने नोटिस कर रहे हो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहली बात की यहाँ पे क्या है, MR कांस्टेंट है, AR कांस्टेंट है, दोनों दिख रहे हैं, दोनों ही वैल्यू बराबर हैं। अगर AR 10 आया है तो MR भी 10 आया है आपका। साथ ही साथ जब MR कांस्टेंट है तो TR क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ तो रहा है क्योंकि MR क्या है, एक एडिशन है। तो इससे आपको ना 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स, और वो तीनों ही पॉइंट्स MR से रिलेटेड हैं। ऐसे याद रख लो, जब AR कांस्टेंट होगा तो MR से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं, 3 बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या बातें रखनी है, सबसे पहले कि जो MR है ना, मैं शॉर्ट में लिखती जाती हूँ कुछ मेन वर्ड्स। MR क्या है, ये सिंपली एक एडिशन है, किसमें, एडिशन टू TR, ठीक है, ऐड होता जा रहा है। देखो ऐड हो रहा है ना,
10, पहले तो 10 था ही, फिर 10 में 10 ऐड हुआ तो 20 बन गया, फिर 20 में 10 ऐड हुआ तो 30 बन गया। तो MR क्या है? इट इज़ सिंपली एन एडिशन टू TR। और क्योंकि MR कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है? MR कांस्टेंट है, तो जो TR बढ़ रहा है ना, तो TR कैसे बढ़ रहा है? TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। आप खुद ही देखो, कांस्टेंट रेट से ही तो बढ़ रहा है, हर बार 10-10 से बढ़ रहा है, क्योंकि MR भी कांस्टेंट है। अगर MR की वैल्यू ऊपर नीचे आगे पीछे होती तो हर बार कुछ अलग अलग ऐड होता जाता TR में, पर हर बार इसमें TR में 10-10 ही ऐड हो रहा है। तो MR क्या है? सिंपली एक एडिशन है TR में। TR कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है क्योंकि MR कांस्टेंट है। MR कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि व्हेन AR इज कांस्टेंट, MR इज ऑल्सो कांस्टेंट। जब AR कांस्टेंट होगा, यानी कि प्राइस कांस्टेंट जब रहेगा, तब MR जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। और उस पॉइंट पे क्या होगा? MR हमेशा AR के बराबर होगा। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है याद करने के लिए, ठीक है? इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि जब AR कांस्टेंट रहेगा तब MR भी कांस्टेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट कि MR और AR बराबर होंगे। और तीसरा पॉइंट कि MR क्योंकि कांस्टेंट है तो TR क्या है? TR में ऐड होता जा रहा है हर बार MR, तो हमेशा कांस्टेंट ऐड होगा, कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है 10-10, तो TR कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। ये सारी 3 चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, सिंपल हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब इसी का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। यहाँ पे है हमारा रेवेन्यू, ठीक है? ये है रेवेन्यू, ये है आपका आउटपुट। तो TR का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, TR का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। और ये किस केस में है? जब AR कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है। देखो हमेशा कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा है, इतना इतना ही बढ़ेगा, ठीक है? मतलब एक कांस्टेंट रेट है, तो ये आपको याद रखना है, TR ऐसे बढ़ेगा। समझ में आया? और अगर जैसे ये भी मान के चल सकते हैं, यहाँ पे ये O है, ये OS आउटपुट है, OS इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और उस आउटपुट को बेचने से, मतलब आउटपुट सोल्ड हो रहा है, सॉरी बिक रहा है, और उस आउटपुट को बेचने से क्या हो रहा है? OP हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो TR क्या होता है? आउटपुट इंटू रेवेन्यू, यानी कि आउटपुट इंटू प्राइस, आउटपुट इंटू प्राइस। तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या आएगा आपका? OS इंटू OP, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो हमने TR मतलब बनाया है अभी, इसका अब अगर हम MR का कर्व देखें, MR और AR, यहाँ पे क्या है? रेवेन्यू, यहाँ पे क्या है आपका? आउटपुट। तो MR और AR का कर्व कैसा होगा? TR तो अभी हमने बोला कि भाई वो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट पर, तो हमने ऐसा बना दिया। पर AR और MR क्या हैं? एक तो दोनों बराबर हैं भाई, दोनों ही 10-10 हैं, साथ ही साथ दोनों कांस्टेंट भी हैं। अब कोई चीज़ जब कांस्टेंट होती है, ठीक है, बढ़ ही नहीं रही है, यहाँ पे TR कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था, ये कांस्टेंट नहीं है, ये मत समझ लेना। TR बढ़ रहा है पर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। यहाँ पे तो क्या है? दोनों कांस्टेंट ही हैं, 10 से ऊपर जा ही नहीं रहे ना कम हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इनका कर्व ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है हमारा MR और AR का कर्व, ठीक है? यहाँ पे रेवेन्यू है, यहाँ पे आउटपुट है, और साथ ही साथ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? TR की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या? ये क्या है? हमारा प्राइस। प्राइस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे AR लिखा हुआ है, AR मतलब प्राइस, तो ये क्या हो गया? हमारा OP प्राइस है। क्वांटिटी कितनी बिक रही है या बिक रही है यहाँ पे? OS। तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या कहलाएगा आपका? टोटल रेवेन्यू, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ही है AR इंटू Q। तो ये तो AR है यहाँ पे लिखा हुआ है और ये Q है, तो दोनों का जब आप प्रोडक्ट कर दोगे, यानी कि OP इंटू OS, तब आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कब? जब AR कांस्टेंट रहता है, ठीक है? इसी तरह अब आपके पास दूसरा केस आ जाता है जब AR कांस्टेंट नहीं रहता है। 2 केस मैंने बताए थे ना। अभी तो हमने पढ़ा कि भैया AR हमारा कांस्टेंट है,
उसकी वजह से एम आर भी कांस्टेंट है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, टी आर जो बढ़ रहा है उसमें कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, तो वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। और ग्राफ्स हमने देख ही लिए टी आर के, एम आर के, ए आर के कैसे रहेंगे। अब बात आती है जब ये कांस्टेंट ना हो, ठीक है, इज़ नॉट कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट नहीं होगा वो कब होता है, जब कांस्टेंट होता है वो तो होता है परफेक्ट कंपटीशन में, मैंने बताया प्राइस टेकर होती हैं फर्म्स। ये होता है जब मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, मार्केट फर्म्स हैं, ये ऐसे हैं कि जहाँ पर फर्म्स प्राइस मेकर होती हैं, वो खुद से प्राइस बना लेती हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी मोनोपोली है, मैं ही अकेला ये मार्कर बेचती हूँ, तो मैं कुछ भी प्राइस रखूँगी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं रखूँगी, तो मैं कुछ भी प्राइस रख सकती हूँ। और यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, वैसे वैसे जो प्राइस है ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ये फैक्ट है, ये मत सोचना कि आउटपुट इंक्रीज़ हुआ तो मैं प्राइस बढ़ाती जाऊंगी, मेरी ही मोनोपोली है, नहीं, मैं प्राइस घटाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भले ही मैं, ऐसा नहीं है 10 की चीज़ 100 में बेच रही हूँ तो भी लोग मेरे पास ही लेने आएंगे, नहीं, ऑब्वियसली, तो मैं क्या करूँगी, प्राइस घटाऊँगी, जिससे कि मेरी ज़्यादा मेरे पास कस्टमर्स आए, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके। तो यहाँ पे आउटपुट बढ़ने से प्राइस कम होता है। इसका देखो एक हम फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है आउटपुट 1 2 3 4। अब यहाँ पे ए आर आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, ए आर मतलब प्राइस यहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है, प्रोड्यूस मतलब ज़्यादा बिक रहा है, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, यानी कि 10, 9.5, 9, 8.5 ऐसे करके अपने प्राइस डिक्रीज़ कराएं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, अभी जैसे हमने पहले टी आर निकाला था वो निकाल लेते हैं। 10 1 ज़ा 10 और 9.5 2 ज़ा 19, 9 3 ज़ा 27, और ये कितना हो गया, 8 4 ज़ा 32, और ये 36, ठीक है, 36 ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 34, ओके सॉरी, हाँ 34। तो अब यहाँ पे हम इसके थ्रू एम आर निकाल लेते हैं। एम आर क्या होता है, पहले वाला टी आर माइनस करना है, तो यहाँ पे तो 10 ही आ जाएगा, 19 - 10 9, 27 - 19 कितना हुआ 7 और 8, और यहाँ पे कितना हो गया 7, ठीक है, ये आ गया एम आर। अब इसी की तरह जैसे हमने पहले 3 पॉइंट्स लिखे थे ना, यहाँ भी हमको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 पॉइंट्स के अलावा कुछ नहीं याद रखना है। पहला पॉइंट तो क्या है, ये तो आपको पता चली गया है कि एम आर क्या है, एक एडिशन है, सिंपली एन एडिशन टू टी आर। पर यहाँ पे क्या है, व्हेन ए आर इज डिक्लाइनिंग, देखो कम हो रहा है ना ए आर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम आर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। पहला पॉइंट ये रहा, जब ए आर कम होएगा तो एम आर भी कम होएगा, ठीक है। और पहले वाले में क्या था, ए आर कांस्टेंट था तो एम आर भी कांस्टेंट था, और वहाँ पर क्या था, ए आर और एम आर बराबर थे। पर क्या आपको यहाँ पे दोनों बराबर नज़र आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, कोई बात नहीं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ 9.5, पर यहाँ पे 9 कम हो गया, मतलब 9 तक हो गया। यहाँ पे आधा कम हुआ, यहाँ पे फिर 1 कम हो गया। आप देखो दोनों में जो कमी आ रही है ना वो कम ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ आधा कम होता जा रहा है, यहाँ पे 1 कम हो रहा है। यानी कि जल्दी कौन कम हो रहा है, जल्दी ये कम होता जा रहा है जल्दी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एम आर डिक्लाइंस फास्टर देन ए आर, एम आर ए आर से ज़्यादा जल्दी गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एम आर। फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़ के ए आर हमेशा एम आर से बराबर होगा। 9.5 यहाँ पर है, यहाँ पे एम आर सिर्फ 9 है, ए आर बड़ा है, यहाँ भी ए आर बड़ा है 9 है, यहाँ पे एम आर 8 है, तो हमेशा ए आर एम आर से बराबर बड़ा होगा, क्योंकि एम आर ज़्यादा जल्दी गिर रहा है, ठीक है, 1 का गैप आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, हमने क्या देखा कि एम आर डिक्लाइन हो रहा है, तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, जब एम आर कॉन्स्टेंट है तो टी आर कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा था। पर क्योंकि बिकॉज एम आर इज़ डिक्लाइनिंग, तो टी आर किस रेट से बढ़ेगा, टी आर इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एम आर क्या है, एम आर क्या है, यहाँ से क्या निकल के आता है कंक्लूजन, एम आर इज़ द रेट ऑफ टी आर। यानी कि जब जिस तरीके से एम आर मतलब एक्ट करेगा
उसी रेट पर टी आर बढ़ेगा। पहले एम आर कॉन्स्टेंट था तो टी आर कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ा। यहाँ पे एम आर क्या है आपका डिक्रीजिंग है तो टी आर बढ़ तो अभी भी रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि हर बार कम वैल्यू ऐड हो रही है। हर बार 10-10 ऐड नहीं हो रही पिछली बार की तरह, यहाँ पे हर बार कम कम वैल्यू ऐड होती जा रही है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके बारे में, कब, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। इस केस में अगर हम देखो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या है, टी आर, ठीक है, इस वाले कर्व पे यहाँ है आपका आउटपुट। आपका टी आर कर्व होता है कुछ इस तरह, टी आर कर्व है आपका इस तरीके का। ये है इसका बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया है। अब आपको इसी के नीचे बनाना है क्या, एम आर और ए आर। इसी के नीचे आपको बनाना है एम आर और ए आर, ठीक है। एम आर कैसे बनेगा, एम आर इस पॉइंट से बनेगा और इस यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, और ए आर ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया है और थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये है आपका ए आर और ये है एम आर। ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट एफ, ये है टी आर कर्व आपका, और ओरिजिन, यहाँ भी ओरिजिन, ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट का लेवल है। अब देखो यहाँ से इस कर्व से हमें क्या समझ आता है, इस कर्व से हमें ये समझ आता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, देखो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, शुरू में टी आर आपका बढ़ रहा है, टी आर इंक्रीजिंग, टी आर इज़ इंक्रीजिंग, पर कैसे बढ़ रहा है, टी आर इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे एम आर एक्ट करेगा वैसे ही टी आर बढ़ेगा। तो क्योंकि एम आर अभी कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो टी आर क्या है, इंक्रीज तो होगा पर डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जाकर टी आर मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी आर मैक्सिमम हो जाएगा। उसी पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो एम आर है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जब एम आर ज़ीरो होता है तो टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, हाईएस्ट होता है, उसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। उसके बाद अभी यहाँ तक वो डिक्रीजिंग रेट पे जो बढ़ रहा था, अब वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना बंद कर देगा। आपको दिख ही रहा है, उसने यहाँ पे आके बंद कर दिया डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना। अब उसने क्या शुरू कर दिया, अब उसने शुरू कर दिया डिक्लाइन होना, वो नीचे आ रहा है। और एम आर क्या हो रहा है, ई, मतलब ई पॉइंट के बाद, यहाँ पे एफ पॉइंट के बाद टी आर तो डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एम आर नेगेटिव में चला गया है। ये चीज़ें आपको टी आर और एम आर के बीच में याद रखनी है। इसी के साथ में जब हम ए आर की बात करेंगे तो ए आर क्या है, ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपसे कोई पूछे ए आर नेगेटिव हो सकता है, नहीं। एम आर क्या है, पॉजिटिव भी रहेगा, ज़ीरो भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। यहाँ देखो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे आके ज़ीरो हो गया, इसके नीचे जाके नेगेटिव हो गया। पर ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक बार को ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो भी नहीं होगा, वैसे तो बहुत ही कम केसेस में हो भी सकता है, पर नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव ए आर जो है वो कभी भी नहीं होता है। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, इस कर्व को आप ऐसे भी बना सकते हो। वैसे ये जो है यहाँ पे लिख लो, ये है ए आर कर्व, ठीक है। तो क्या होगा, जब टी आर अपना वो टच कर लेगा, एक्स एक्सिस टच करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, टी आर ज़ीरो है, तो यहाँ पर ए आर भी ज़ीरो होगा। यानी कि जब ए आर ज़ीरो है तो टी आर ज़ीरो होगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे ए आर अगर मैं ज़ीरो कर दूँ 10 की जगह, ठीक है, तो 0 × 1 करके 0 ही तो आएगा, है ना। तो ए आर जब ज़ीरो होगा तो टी आर भी ज़ीरो होगा, और ए आर हमेशा एम आर से बड़ा रहेगा। अभी हमने पढ़ा, देखो ए आर हमेशा ऊपर है ना, एम आर से हमेशा ऊपर की तरफ है, यानी कि ए आर हमेशा एम आर से बड़ा रहेगा। एम आर पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है, पर ए आर सिर्फ पॉजिटिव और ज़ीरो ही होगा। प्राइस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता। आपने कोई चीज़ सुनी है, कोई चीज़ -2 रुपये की है, कोई चीज़ -3 रुपये की है, ऐसा नहीं होता ना। इतनी सी चीज़ याद रखनी है बस। ये सारी कहानी है किसके बारे में, जब ए आर कॉन्स्टेंट होता है, ए आर कॉन्स्टेंट नहीं होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके, और दोबारा चीज़ें समझ लो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम बात करेंगे रेवेन्यू कर्व के बारे में, यानी कि जो रेवेन्यू कर्व अभी हमने समझा, टी आर, एम आर और ए आर,
ये जो आपका कर्व है रेवेन्यू कर्व, ये अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स में कैसा होता है। अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? एक है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक है आपका मोनोपोली और तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन तीनों में कैसे कैसे काम करती हैं चीज़ें वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ज़्यादा डिटेल में मैं समझाने नहीं वाली हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वन शॉट है, पर क्योंकि बात यह है कि समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी जो हमने पढ़ा, देखो अभी हमने जस्ट पहले एक कर्व पढ़ा था यहाँ पे। वो कर्व कैसा था? वो कर्व था आपका हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, ठीक है, एम आर और ए आर का। यहाँ पे है ओरिजिन, ये है आपका रेवेन्यू और ये है आपका आउटपुट। ये हमने कर्व पढ़ा था। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ये केस तब है जब एम आर और ए आर बराबर होते हैं, ए आर कॉन्स्टेंट होता है, एम आर भी कॉन्स्टेंट होता है। और ये सारी कहानी कब की थी? ये सारी कहानी थी जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा? परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इतना डिटेल में समझने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा कर्व होता है, रेवेन्यू कर्व, वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो एक फिक्स्ड प्राइस पर चाहे तो अपनी कितनी भी क्वांटिटीज़ बेच सकता है, चाहे वो OL1 बेचे, चाहे वो OL2 बेचे, वो OL3 बेचे, OL4 बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिक्स्ड प्राइस आपको दे दिया है, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। उन्हें अपना प्राइस कम ज़्यादा नहीं करना होता। कम करेंगे तो देखो उनका घाटा हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या कहते हैं मतलब उनको ज़्यादा रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाएंगे वो। और अगर उन्होंने प्राइस बढ़ाया तो क्या होगा? बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनके, वो दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे, वो कहेंगे भाई इसने तो प्राइस बढ़ा दिया। और यहाँ पे क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब एक ही चीज़ के होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली। तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई इसने तो प्राइस बढ़ा दिया है तो हम दूसरी दुकान से ख़रीद लेंगे, ऐसे समझ लो आप। तो क्या होगा? यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, कांस्टेंट रखती हैं अपना प्राइस, और हॉरिजॉन्टल होता है इनका डिमांड कर्व। ये जो प्राइस का जो मैं कर्व बता रही हूँ, प्राइस लाइन, रेवेन्यू कर्व, इसको आप डिमांड कर्व भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। प्राइस लाइन, डिमांड कर्व और रेवेन्यू कर्व एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होगा? आपका हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक और हमने कर्व पढ़ा था, अभी देखो आपको याद हो तो, एक हमने कर्व पढ़ा था कुछ ऐसा, ठीक है। ये था एम आर और ये था आपका ए आर, ठीक है। ये किस केस में था? ये था आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले केस में। तो अगर हम पहले बात करें मोनोपोली की, तो ये आपका कहलाएगा मोनोपोली वाला केस, ठीक है। ये आपका कहलाएगा मोनोपोली वाला केस। मोनोपोली में क्या है? जो प्रोड्यूसर्स है उसका पूरी मोनोपोली होती है, मतलब एक वो सिंगल सेलर है, वो चाहे तो कितना भी प्राइस रख सकता है। अब पर कितना भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 की चीज़ 100 रुपये में बेचे। उसको अगर अपने सामान की ज़्यादा बिक्री करवानी है तो उसको प्राइस थोड़ा बहुत तो कम करना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है प्राइस कम होता है। तो यहाँ पर प्राइस में और आपके डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम होती जाएगी, और प्राइस अगर आपको डिमांड बढ़ रही है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो दोनों ही कर्व्स होते हैं ये कैसे होते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको याद हो तो आपका डिमांड कर्व भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी में। इसी तरह ये जो डिमांड कर्व हैं, ए आर और एम आर कर्व हैं बेसिकली, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ भी प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मतलब ऐसे ही रहेंगे। ये एम आर नेगेटिव भी जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मोनोपोली की हमने बात कर ली है। अब तीसरा आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली का कर्व और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब इनमें देखो फ़र्क क्या है? फ़र्क वाली बात अभी मैं बताती हूँ। ये है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। दिखने में देखो दोनों सेम लग रहे हैं, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली सेम इसीलिए नहीं है क्योंकि जो मोनोपोली वाले कर्व हैं वो थोड़े से वाई एक्सिस से चिपके हुए हैं, यानी कि वो दोनों थोड़े फ्लैट स्टीपर हैं, ठीक है, स्टीपर हैं।
यहाँ पे क्या है, दोनों थोड़े दूर हैं, मतलब एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, दिख रहे हैं, ये थोड़े फ्लैटर हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस वाले में मतलब मोनोपोली में जो आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो रेवेन्यू कर्व है दोनों का सिमिलर होता है, पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसका स्टीपर होता है, इसका फ्लैटर होता है। अब इसका रीज़न कोई पूछे तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते। मोनोपोली में मतलब कोई एक सिंगल सेलर ही वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके अलावा उसके जैसा या उसके तरह का कोई भी दूर दूर तक प्रोडक्ट नहीं बेचता, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो कर्व हैं ये स्टीपर होंगे, यहाँ पर थोड़े से फ्लैटर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्राइस आप ज़्यादा बढ़ा दो तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और यहाँ पे नहीं, ज़्यादा कम नहीं होगी, सॉरी ज़्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ये मार्कर सिर्फ मैं ही बेचती हूँ। मोनोपोली में ये मार्कर सिर्फ मैं ही बेचती हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं बेचता। अगर मैं इसका प्राइस 10 से 20 कर दूँ, थोड़ा फिर बाद में 30 भी कर दूँ, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। पर यहाँ पे मुझे पता है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, इस मार्कर की जगह मैं और भी कोई चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ा दूँगी तो डिमांड में थोड़ा ज़्यादा चेंज आएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि एक तो ये क्या है, स्टीपर है, ठीक है, स्टीपर है, और ये वाला कैसा होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला फ्लैटर कहलाता है। और इसके पीछे का रीज़न भी अब आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक। अब इन्हीं तीनों को हम थोड़ा सा अच्छे से साफ सफाई से समझ लेते हैं, जल्दी से इनके बारे में थोड़ी बहुत मतलब एक आध पॉइंट्स और हैं वो हम जान लेते हैं। एक अच्छा सा बड़ा सा कर्व बनाती हूँ, उससे समझ आ जाएगा अच्छे से। ये है आपका एक बड़ा सा कर्व, ठीक है, देखो ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे है आपके रेवेन्यू कर्व्स, और यहाँ है आपका आउटपुट। ये किसका था, ये था आपका AR कर्व, ऐसे लिख देते हैं, डिमांड कर्व, सॉरी डिमांड कर्व लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, रेवेन्यू कर्व बोलो, प्राइस लाइन बोलो, और आप डिमांड कर्व बोलो, एक ही बात है। तो मैं डिमांड कर्व लिख दे रही हूँ, एक अच्छा सा टर्म समझ आ जाए जिससे। तो ये डिमांड कर्व किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। फिर उसके बाद आता है एक ये वाला, ये किसका डिमांड कर्व है, ये है मोनोपोली का, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा स्टीपर है। और एक ये है डिमांड कर्व, ये किसका है, डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ये थोड़ा सा फ्लैटर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इलास्टिसिटी देखें डिमांड की, तो परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी कैसी होगी, डिमांड की इलास्टिसिटी होगी इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बस क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी कि प्राइस में चेंज ना, मतलब क्वांटिटी चेंज होने पर भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। प्राइस एज इट इज़ है, क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब आपकी इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। अब इस मोनोपोली में क्या होगा, मोनोपोली की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी आपका हो जाएगा लेस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, लेस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। क्यों, क्योंकि हमने अभी समझा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस में चेंज आने पर भी ज़्यादा डिमांड में चेंज नहीं आएगा। प्राइस बढ़ने पर डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, कम चेंज होगी, और जब चेंज कम आता है तो इलास्टिसिटी भी कम होती है। यहाँ पे क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, हाई मतलब इससे ज़्यादा, यानी कि इससे ज़्यादा हाई होगी, तो इसमें हाई डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा भी कम हुआ, ज़्यादा हो गया, मान लो ज़्यादा हो गया, तो डिमांड में थोड़ा ज़्यादा चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको जानने में, मतलब अपने दिमाग में रखनी है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फॉर्मूलाज भी आपके सामने हैं, ग्राफ्स भी आपके सामने हैं, सारी ही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और बस इतनी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।
अगर आपको इस पूरे ही चैप्टर में या कहीं भी किसी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि सभी के भाई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। उन लोगों को ये भी बोलना कि मैं जल्दी ही क्लास 12th का आपका सिलेबस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपके जो 12th में फ्रेंड्स हैं मतलब आने वाले हैं उनको भी आप ये चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो भी साथ में जुड़ सके, उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।